नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 इतिहास चैप्टर 2 विद्रोही और राजपर प्रश्नोत्तर में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, बहुत सारे स्थानों पर विद्रोही सिपाहियों ने नेतृत्व संभालने के लिए पुराने शासकों से क्यों आग्रह किया? उत्तर, 1857 ईस्वी की महान क्रांति, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सैनिक विद्रोह, हिंदू मुस्लिम संगठित षड्यंत्र आदि नामों से भी जाना जाता है, का विगुल सैनिकों ने बजाया और चर्बी वाले कारतूसों का मामला विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। किंतु शीघ्र ही यह विद्रोह जन विद्रोह बन गया। लाखों कारीगरों, किसानों और सिपाहियों के कंधे से कंधा मिलाकर एक वर्ष से भी अधिक समय तक ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। विद्रोहियों का प्रमुख उद्देश्य था भारत से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना। वास्तव में विद्रोही सिपाही भारत से ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करके देश में 18वीं शताब्दी की पूर्व ब्रिटिश व्यवस्था की पुनः व्यवस्था करना चाहते थे। ब्रिटिश शासकों ने भारतीय राज घरानों का अपमान किया था। साधनों के औचित्य अथवा अनुचित्य की कोई परवाह न करते हुए कहीं छल, कहीं बल, तो कहीं बिना किसी आड़ के ही अत्यधिक भारतीय राज्यों एवं रियासतों का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया गया था। परिणाम स्वरूप जिनमें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध घोर असंतोष व्याप्त था। विशाल संसाधनों के स्वामी अंग्रेजों का सामना करने के लिए नेतृत्व और संगठन की अत्यधिक आवश्यकता थी। निस्संदेह योग्य नेतृत्व और संगठन के बिना विद्रोह का कुशलतापूर्वक संचालन नहीं किया जा सकता था। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्रोही ऐसे लोगों की शरण में गए जो भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे और जिन्हें नेतृत्व एवं संगठन के क्षेत्र में अच्छा अनुभव था। इसलिए विद्रोही सिपाहियों ने अनेक स्थानों पर पुराने शासकों को विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए आग्रह किया। मेरठ में विद्रोह करने के बाद सिपाहियों ने तत्काल दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। दिल्ली मुगल साम्राज्य की राजधानी थी और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली में निवास करता था। दिल्ली पहुंचते ही सिपाहियों ने वृद्ध मुगल सम्राट से विद्रोह का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया था, जिसे सम्राट ने कुछ हिचकिचाहट के बाद स्वीकार कर लिया था। इसी प्रकार कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहिब को अपना नेता बनाया था। उनकी दृष्टि में नाना साहिब एक योग्य और अनुभवी नेता थे, जिन्हें नेतृत्व एवं संगठन का पर्याप्त अनुभव था। इसी प्रकार झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह और लखनऊ में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के युवा पुत्र विरजिस कादर को विद्रोह का नेता घोषित किया गया था। पुराने शासकों को विद्रोह का नेतृत्व संभालने का आग्रह करके सिपाही विद्रोह को एक व्यापक जन विद्रोह बनाना चाहते थे। जनसाधारण को अपने पुराने शासकों से पर्याप्त लगाव था। उन्हें लगता था कि ब्रिटिश शासकों ने अनुचित रूप से उन्हें उनकी सत्ता से वंचित कर दिया था। ऐसे शासकों का नेतृत्व उनके विद्रोह को शक्तिशाली और जनप्रिय बना सकता था। प्रश्न नंबर 2, उन साक्ष्यों के बारे में चर्चा कीजिए जिनसे पता चलता है कि विद्रोह योजनाबद्ध और संबंधित ढंग से काम कर रहे थे। उत्तर, 1857 ईस्वी के महान विद्रोह से संबंधित उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विद्वान इतिहासकारों का विचार है कि विद्रोही योजनाबद्ध एवं संबंधित ढंग से काम कर रहे थे। भिन्न भिन्न स्थानों पर होने वाले विद्रोह के प्रारूप में उपलब्ध समानता का मुख्य कारण विद्रोह की योजना एवं समन्वय में निहित था। लगभग सभी छावनियों में सिपाहियों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध विद्रोह किया जाना। मेरठ पर अधिकार करने के बाद विद्रोही सिपाहियों का तत्काल राजधानी दिल्ली की ओर प्रस्थान करना तथा मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को नेतृत्व संभालने का आग्रह करना आदि यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि विद्रोहियों की कार्य पद्धति योजनाबद्ध और समन्वित थी।
प्रत्येक स्थान पर विद्रोही का घटनाक्रम लगभग एक जैसा था। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह भली भांति कहा जा सकता है कि भिन्न भिन्न छावनियों के सिपाहियों के मध्य अच्छा संचार संबंध स्थापित किया गया था। उदाहरण के लिए, जब मई के प्रारंभ में 7वीं अवध इरेग्युलर कैवेलरी ने नए कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा था कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया है और 48 इन्फेंट्री के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न छावनियों के मध्य संचार के साधन विद्यमान थे। सिपाही अथवा उनके संदेश वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर समाचारों को लाने और ले जाने का काम कुशलतापूर्वक कर रहे थे। परस्पर मिलने पर सिपाही केवल विद्रोह की योजना बनाते थे और उसी विषय में बातें करते थे। यद्यपि उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह कहना कठिन है कि विद्रोही की योजनाओं को किस प्रकार बनाया गया था और इसके योजनाकार कौन थे, किंतु उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विद्रोही की योजना योजित रूप से की गई थी। चार्ल्स वॉल, जो विद्रोह के प्रारंभिक इतिहासकारों में से एक थे, ने उल्लेख किया है कि प्रत्येक रेजिमेंट के देसी अफसरों की अपनी पंचायतें होती थी जो रात को आयोजित की जाती थी। इन पंचायतों में विद्रोह संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को सामूहिक रूप से लिया जाता था। उदाहरण के लिए, विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियर्स की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भारतीय सिपाहियों पर था। जिस स्थान पर कैप्टन हियर्स नियुक्त था उसी स्थान पर 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी नियुक्ति थी। इन्फेंट्री का तर्क था कि क्योंकि वह अपने सभी गोरे अफसरों को समाप्त कर चुके हैं, इसलिए अवध मिलिट्री को भी यह कर्तव्य है कि या तो वह हियर्स को समाप्त कर दे या उसे कैद करके 41वीं नेटिव इन्फेंट्री को सौंप दे। किंतु मिलिट्री पुलिस ने इन दोनों दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अतः यह निश्चित किया गया कि इस विषय के समाधान के लिए प्रत्येक रेजिमेंट के देसी अफसरों की एक पंचायत को बुलाया जाए। समकालीन साक्ष्यों में रात के समय कानपुर सिपाही लाइनों में आयोजित की जाने वाली इस प्रकार की पंचायतों का उल्लेख मिलता है। इन सभी साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि विद्रोही योजनाबद्ध एवं संबंधित ढंग से कार्य कर रहे थे। प्रश्न नंबर 3, 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की किस हद तक भूमिका थी? उत्तर, 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की अहम भूमिका थी। बैरकपुर की एक घटना ऐसी थी जिसका संबंध गाय और सुअर की चर्बी लिपटे कारतूसों से था। जब मेरठ छावनी में अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय सैनिकों को चर्बी लिपटे कारतूस को मुंह से खोलने के लिए मजबूर किया तो मेरठ के सिपाही ने सभी फिरंगी अधिकारियों को मार दिया और हिंदू और मुसलमान सभी सैनिक अपने धर्म को भ्रष्ट होने से बचाने के तर्क के साथ दिल्ली में आ गए थे। हिंदू और मुसलमान को एकजुट होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए कई भाषाओं में अपीलें जारी की गई। विद्रोह का संदेश कुछ स्थानों पर आम लोगों के द्वारा तो कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के द्वारा फैलाया गया। उदाहरण के लिए, मेरठ के बारे में इस प्रकार की खबर फैली थी कि वह हाथी पर सवार एक फकीर आता है जिससे सिपाही बार बार मिलने आते हैं। लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता और स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को समाप्त करने की अलख जगा रहे थे। सिपाहियों ने जगह जगह छावनियों में कहलाया कि यदि वह गाय और सुअर की चर्बी के कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और धर्म दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। अंग्रेजों ने सिपाहियों को बहुत समझाया लेकिन वह टस से मस नहीं हुए। 1857 के प्रारंभ में एक अफवाह यह भी जोरों पर थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को नष्ट करने के लिए एक साजिश रच ली है। कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने यह भी अफवाह उड़ा दी कि बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सुअर का चूरा अंग्रेजों ने मिलवा दिया है। अंग्रेजों में यह डर फैल गया कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। कुछ योगियों ने धार्मिक स्थानों, दरगाहों और पंचायतों के माध्यम से इस भविष्यवाणी पर बल दिया कि
प्लासी के 100 साल पूरा होते ही अंग्रेजों का राज 23 जून 1857 को खत्म हो जाएगा। कुछ लोग गांव में शाम के समय चपाती बंटवाकर यह धार्मिक शक फैला रहे थे कि अंग्रेजों का शासन किसी उथल पुथल का संकेत है। प्रश्न नंबर 4, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीका अपनाए गए? उत्तर, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए निम्न तरीके अपनाए गए। नंबर 1, गाय और सूअर की चर्बी के कारतूस, आटे में सूअर और गाय की हड्डियों का चूरा। प्लासी की लड़ाई के 100 साल पूरे होते ही भारत से अंग्रेजों की वापसी जैसी खबरों ने हिंदू मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को समान रूप से उत्तेजित करके उन्हें एकजुट किया। अनेक स्थानों पर विद्रोहियों ने स्त्रियों और पुरुषों दोनों का सहयोग लिया ताकि समाज में लिंग भेदभाव कम हो। नंबर 2, हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर मुगल सम्राट बहादुर शाह का आशीर्वाद प्राप्त किया ताकि विद्रोह को वैधता प्राप्त हो सके और मुगल बादशाह के नाम से विद्रोह को चलाया जा सके। नंबर 3, विद्रोहियों ने मिलकर अपने शत्रु फिरंगियों का सामना किया। उन्होंने दोनों समुदायों के लोकप्रिय 3 भाषाओं हिंदी, उर्दू और फारसी की अपीलें जारी की। नंबर 4, बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इन लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन में हिंदू और मुसलमान के बीच खाई पैदा की। अंग्रेजों द्वारा की गई कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए, लेकिन उनकी यह कोशिश नाकामयाब रही। नंबर 5, 1857 के विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नफ़ा नुकसान बराबर था। इश्तहारों में अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुसलमान अतीत की ओर संकेत किया जाता था और मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह-अस्तित्व को गौरवगान किया जाता था। नंबर 6, विद्रोहियों ने कई संचार माध्यमों का प्रयोग किया। सिपाही या उनके संदेशवाहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे। विद्रोहियों ने कार्रवाई को समरूपता, एक जैसी योजना और समन्वय स्थापित किया ताकि लोगों में एकता पैदा हो। नंबर 7, अनेक स्थानों पर सिपाही अपनी लाइनों में रात के समय पंचायतें करते थे जहां सामूहिक रूप से कई फैसले किए जाते थे। वह अपनी अपनी जाति और जीवन शैली के बारे में निर्णय लेते थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को और कानपुर के पेशवा नाना साहिब को मुस्लिम और हिंदू सिपाहियों ने साहस और वीरता का प्रतीक बनाया ताकि सभी लोग एक मंच पर आकर ब्रिटिश राज्य के खिलाफ लड़ सकें। नंबर 8, मुस्लिम शहजादों अथवा नवाबों की ओर से अथवा उनके नाम पर जारी की गई घोषणाओं में हिंदुओं की भावनाओं का भी आदर किया जाता था एवं उनका समान रूप से ध्यान रखा जाता था। नंबर 9, सूदखोरों, सौदागरों और साहूकारों के बिना धार्मिक भेदभाव किए सभी लोगों ने मिलकर इसलिए लूटा ताकि पिछड़े और गरीब लोग उनसे बदला ले सकें और विद्रोहियों की संख्या आम लोगों के विद्रोह में शामिल होने से बढ़ सके। नंबर 10, जन सामान्य को यह विश्वास दिला दिया गया कि अंग्रेज संपूर्ण भारत का ईसाईकरण करना चाहते हैं। इस प्रकार जन सामान्य को यह प्रेरणा दी गई कि सब एक होकर धर्म और जाति के भेदभाव को भूलकर अपनी अस्तित्व के लिए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध छेड़े गए संघर्ष में भाग लें। प्रश्न नंबर 5, अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए? उत्तर, अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। नंबर 1, दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लेकिन यह मुहिम सितंबर के आखिर में जाकर पूरी हो पाई। दोनों तरफ से जमकर हमले किए गए और दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए वह एक वजह यह थी कि पूरे भारत में विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली में आ जमे थे। नंबर 2, कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विद्रोही की केवल एक सज़ा हो सकती है, सज़ा-ए-मौत।
नंबर 3, उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए सेना की कई टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कानून पारित कर दिए थे। नंबर 4, मई और जून 1857 के पास किए गए कानूनों के द्वारा न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अब अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर भी मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक मात्र था। नंबर 5, नए विशेष कानून और ब्रिटेन से मंगवाई गई नई सैन्य टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोही को कुचलने का काम शुरू कर दिया। विद्रोही की तरह वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी समझते थे, लिहाजा उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया, एक तरफ कोलकाता से, दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की तरफ कुछ हुआ। नंबर 6, अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लेकर शिक्षित वर्ग और जमींदारों को विद्रोह से दूर रखा। उन लोगों ने जमींदारों को जागीरें वापस लौटाने का आश्वासन दिया। नंबर 7, अंग्रेजों ने संचार साधनों पर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा। परिणाम स्वरूप विद्रोह की सूचना मिलते ही वह उचित कार्रवाई करके विद्रोहियों की योजनाओं को विफल कर देते थे। निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए, लगभग 250-300 शब्दों में। प्रश्न नंबर 6, अवध में विद्रोही इतना व्यापक क्यों था? किसान, ताल्लुकदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए? उत्तर, अवध में विद्रोह का व्यापक प्रसार हुआ और यह विदेशी शासन के विरुद्ध लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया। किसानों, ताल्लुकदारों और जमींदारों सभी ने इनमें भाग लिया। अवध में विद्रोह का सूत्रपात लखनऊ से हुआ, जिसका नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया। बेगम ने 4 जून 1857 ईस्वी को अपने अल्पवयस्क पुत्र वीरजी कादर को अवध का नवाब घोषित करके अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया। अवध के जमींदारों, किसानों तथा सैनिकों ने बेगम की मदद की। विद्रोहियों ने असीम वीरता का परिचय देते हुए 1 जुलाई 1857 ईस्वी को ब्रिटिश रेजिडेंसी का घेरा डाल दिया और शीघ्र ही संपूर्ण अवध में क्रांतिकारियों की पताका फहराने लगी। अवध में विद्रोही के व्यापक प्रसार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यह था कि क्षेत्र में ब्रिटिश शासन ने राजकुमारों, ताल्लुकदारों, किसानों और सिपाहियों सभी को समान रूप से प्रभावित किया था। सभी ने अवध में ब्रिटिश शासन की स्थापना के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की पीड़ाओं को अनुभव किया था। सभी के लिए अवध में ब्रिटिश शासन का आगमन एक दुनिया की समाप्ति का प्रतीक बन गया था। जो चीज़ें लोगों को बहुत प्रिय थी वह उनकी आंखों के सामने ही छीन भिन्न हो रही थी। 1857 ईस्वी का विद्रोह मानो उनकी सभी भावनाओं, मुद्दों, परंपराओं एवं निष्ठाओं की अभिव्यक्ति का स्रोत बन गया था। अवध के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में विलय से केवल नवाब ही नहीं, गद्दी से वंचित नहीं हुआ था, अपितु इनमें इस क्षेत्र के ताल्लुकदारों को भी उनकी शक्ति, संप्रदाय एवं प्रभाव से वंचित कर दिया था। उल्लेखनीय है कि ताल्लुकदारों का चिरकाल से अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान था। अवध के संपूर्ण देहाती क्षेत्र में ताल्लुकदारों की जागीरों एवं किले थे। उनका अपने अपने क्षेत्र की जमीन और सत्ता पर प्रभावशाली नियंत्रण था। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले ताल्लुकदारों के अपने किले और हथियारबंद सैनिक होते थे। कुछ बड़े ताल्लुकदारों के पास 12,000 तक पैदल सिपाही होते थे। छोटे छोटे ताल्लुकदारों के पास भी लगभग 200 सिपाही तो होते ही थे। अवध के विलय के तत्काल पश्चात ताल्लुकदारों
के दुर्गों को नष्ट कर दिया गया तथा उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तालुकदारों और जमींदारों का असंतोष अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने भी तालुकदारों की शक्ति एवं प्रभुसत्ता पर प्रबल प्रहार किया। अवध के अधिग्रहण के बाद ब्रिटिश शासन ने वहां भू राजस्व के एक मुश्त बंदोबस्त को लागू किया। इन बंदोबस्त के अनुसार तालुकदारों को केवल विचौली अथवा मध्यस्थ माना गया, जिनके जमीन पर मालिकाना हक नहीं थे। इस प्रकार इस बंदोबस्त के अंतर्गत तालुकदारों को उनकी जमीनों से वंचित किया जाने लगा। उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि अधिग्रहण से पहले अवध के 67% भाग तालुकदारों के अधीन में थे, किंतु एक मुश्त बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद उनके अधिकार में केवल 38% गांव रह गए। दक्षिण अवध के तालुकदारों के 50% से भी अधिक गांव उनके हाथों से निकल गए। तालुकदारों को उनकी सत्ता से वंचित कर दिए जाने के कारण एक संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो गई। किसानों को तालुकदारों के साथ बांधने वाले निष्ठा और संरक्षण के बंधन नष्ट भ्रष्ट हो गए। उल्लेखनीय है कि यदि तालुकदार जनता का उत्पीड़न करते थे तो विपत्ति की घड़ी में एक दयालु अभिभावक के समान वह उनकी देखभाल भी करते थे। अवध के अधिग्रहण के बाद मनमाने राजस्व आकलन एवं गैर लचीला राजस्व व्यवस्था के कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। अब किसानों को न तो विपत्ति की घड़ी में अथवा फसल खराब हो जाने पर सरकारी राजस्व में कमी की जाने की आशा थी और न ही तीज त्यौहार पर किसी प्रकार की सहायता अथवा कर्ज मिल पाने की कोई उम्मीद थी। इस प्रकार किसानों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष बढ़ने लगा। किसानों के असंतोष का प्रभाव फौजी बैरकों तक भी पहुंचने लगा था, क्योंकि अधिकांश सैनिकों का संबंध किसान परिवारों से था। उल्लेखनीय है कि 1857 ईस्वी में अवध के जिन जिन क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन को कठोर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, उन क्षेत्रों में संघर्ष की वास्तविक भागदौड़ तालुकदारों एवं किसानों के हाथों में थी। अधिकांश तालुकदारों की अवध के नवाब के प्रति गहरी निष्ठा थी, अतः वह लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष में शामिल हो गए। उल्लेखनीय है कि कुछ तालुकदार तो बेगम की पराजय के बाद भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष में जुटे रहे। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि किसानों, तालुकदारों, जमींदारों और सिपाहियों के असंतोष ने अवध में इन विद्रोह की व्यापकता को विशेष रूप से प्रभावित किया था। प्रश्न नंबर 7, विद्रोही क्या चाहते थे? विभिन्न सामाजिक समूहों की दृष्टि से कितना फर्क था? उत्तर, विद्रोही भारत से ब्रिटिश शासन सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे। विभिन्न सामाजिक सामूहिक एक सामान्य उद्देश्य से संघर्ष में भाग ले रहे थे और वह सामान्य उद्देश्य था भारत से ब्रिटिश शासन सत्ता को उखाड़ फेंकने। यही कारण था कि इन विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध एक ऐसे संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसमें सभी लाभ हानि की समान रूप से भागीदार थे। वास्तव में ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों को हानि पहुंचती थी, अतः इनमें ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष चरम सीमा पर पहुंच गया था। विभिन्न सामाजिक समूह अपने अपने हितों की रक्षा के लिए विद्रोह में शामिल हुए थे, अतः एक सामान्य उद्देश्य होते हुए भी उनकी दृष्टि में अंतर था। शासन एवं शासक वर्ग से संबंधित लोग जैसे मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब, अवध की बेगम हजरत महल, आरा के राजा कुंवर सिंह, जाट नेता शाहमल, बड़े बड़े जागीरदार और तालुकदार भारत से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़कर अपने अपने राज्यों एवं जागीरों को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। ब्रिटिश प्रशासकों ने साधनों के औचित्य
अथवा अनुचित की कोई परवाह न करते हुए कहीं छल कहीं बल तो कहीं बिना किसी आड़ के ही अधिकाधिक भारतीय राज्यों एवं रियासतों का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया था। ब्रिटिश प्रशासन ने जमींदारी बंदोबस्त के अंतर्गत भू राजस्व के रूप में विशाल धनराशि जमींदारों पर थोप दी। बकाया लगान के कारण उनकी जागीरों को नीलाम कर दिया जाता था। किसी जनाना नौकर अथवा गुलाम द्वारा दायर किए मुकदमे में भी उन्हें अदालत में उपस्थित होना पड़ता था। उन्हें स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों आदि के लिए विशाल धनराशि चंदे के रूप में देनी पड़ती थी। ब्रिटिश शासन के समाप्त हो जाने से उन्हें इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता था। भारतीय व्यापारी भी ब्रिटिश शासन से संतुष्ट नहीं थे। सरकार की व्यापारिक चुंगी कर तथा परिवहन संबंधित नीतियां भारतीय उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के हितों के विरुद्ध थी। देश के आंतरिक एवं बाह्य व्यापार पर विदेशी उद्योगपति का नियंत्रण था। भारतीय व्यापारी चाहते थे कि उन्हें आंतरिक और बाह्य व्यापार में विदेशी व्यापारियों के समान सुविधाएं प्राप्त हों तथा उनके परंपरागत लेन देन के ढंग और बही खातों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। किसान चाहते थे कि भू राजस्व की दर उदार होकर संग्रह के साधन कठोर न हो और भुगतान न कर पाने की स्थिति में उनकी भूमि को नीलाम न किया जाए। वह चाहते थे कि सरकार जमींदारों और महाजनों के शोषण एवं अत्याचारों से किसानों की रक्षा करे तथा कृषि को अनंत एवं गतिशील बनाया जाए। ब्रिटिश प्रशासन की आर्थिक नीतियों ने भारत के परंपरागत आर्थिक ढांचे को नष्ट करके भारतीय दस्तकारों एवं कारीगरों की दशा को दयनीय बना दिया था। इंग्लैंड में सीमित वस्तुओं को लाकर यूरोपियन ने भारतीय बुनकरों, लोहारों, मोचियों आदि को बेरोजगार कर दिया था। भारतीय कारीगरों और दस्तकारों को विश्वास था कि भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिए जाने पर निश्चित रूप से उनकी स्थिति उन्नत होगी, उनके उत्पादों की मांग बढ़ जाएगी और उन्हें राजाओं और अमीरों की सेवा में नियुक्ति किया जाएगा। इसी प्रकार सरकारी कर्मचारी चाहते थे कि उनके साथ सम्मानजनक बर्ताव किया जाए, उन्हें प्रशासनिक एवं सैनिक सेवाओं में प्रतिष्ठा और धन वाले पदों पर नियुक्ति किया जाए और अंग्रेजों के समान वेतन एवं शक्तियां प्रदान की जाए। उन्हें लगता था कि देश में बादशाही सरकार की स्थापना हो जाने से उनकी इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पंडित, फकीर एवं अन्य ज्ञानी व्यक्ति भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध थे। उन्हें लगता था कि ब्रिटिश प्रशासक उनके धर्म को नष्ट करके उन्हें ईसाई बना देना चाहते हैं। ब्रिटिश सत्ता को भारत से उखाड़कर वह भारतीय धर्मों एवं संस्कृति की रक्षा करना चाहते थे। वास्तव में विद्रोही भारत से ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करके देश में 18वीं शताब्दी की पूर्व ब्रिटिश व्यवस्था की पुनः स्थापना करना चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के पतन के बाद दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे स्थानों में एक प्रकार की सत्ता एवं शासन संरचना की स्थापना का प्रयास किया। प्रश्न नंबर 8, 1857 के विद्रोह के विषय में चित्रों से क्या पता चलता है? इतिहासकार इन चित्रों को किस तरह विश्लेषण करते हैं? उत्तर, विद्रोही की अवधि में तथा उनके बाद भी अंग्रेजों एवं भारतीयों द्वारा विद्रोह से संबंधित अनेक विषयों का चित्रांकन किया गया। इनमें से अनेक चित्र पेंसिल निर्मित, रेखांकित, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट आज उपलब्ध हैं। यह चित्रांकन विद्रोह की विभिन्न छवियां हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। पाठ्य पुस्तक में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण चित्रों के आधार पर हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इतिहासकार इन चित्रों का विश्लेषण किस प्रकार करते हैं। विद्रोह के संबंध में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए चित्रों में अंग्रेजों को बचाने वाले एवं विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का अभिनंदन रक्षकों के रूप में किया गया है। इन संबंध में टाइम्स जेम्स वार्क्स द्वारा 1859 ईस्वी में निर्मित चित्र द रिलीफ ऑफ लखनऊ की राहत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह सर्वविदित है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का संभवतः सर्वाधिक भयंकर रूप अवध की राजधानी लखनऊ में देखने को मिला था। विद्रोही सैनिकों द्वारा लखनऊ का घेरा
डाल दिए जाने पर लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने सभी ईसाइयों को इकट्ठा करके उनके साथ अत्यधिक सुरक्षित रेजिडेंसी में शरण ले ली थी। रेजिडेंसी पर विद्रोहियों के आक्रमण में हेनरी की तो मृत्यु हो गई, किंतु कर्नल इंग्लिश ने किसी प्रकार से रेजिडेंसी को सुरक्षित रखा। अतः में कॉलिन कैंपबेल और जेम्स ऑटम की संयुक्त सेनाओं ने ब्रिटिश रक्षक सेना को घेरने से छुड़ाया और विद्रोहियों को पराजित करके लखनऊ पर अधिकार स्थापित कर लिया। अंग्रेजों ने अपने विवरणों में लखनऊ पर अपने पुनः अधिकार का उल्लेख ब्रिटिश शक्ति के वीरतापूर्वक प्रतिरोध एवं निर्विवाद विजय के प्रतीक के रूप में किया। जोन्स वाकर ने इस चित्र में कॉलिन कैंपबेल के आगमन पर प्रसन्नता के समारोह का अंकन किया गया है। चित्र के मध्य में 3 ब्रिटिश नायकों कैंपबेल, ऑटम और हैवलॉक को दिखाया गया है। उनके आसपास खड़े लोगों के हाथों के संकेतों से दर्शक का ध्यान बरबस ही चित्र के मध्य भाग की ओर आकर्षित हो जाता है। यह नायक जिस स्थान पर खड़े हैं वहाँ पर्याप्त उजाला है। इसके अगले भाग में परछाइयाँ हैं और पिछले भाग में टूटा फूटा रेजिडेंसी दृष्टिगोचर होता है। चित्र के अगले भाग में दिखाए गए शव और घायल इन घेरेबंदी में हुए मारकाट के साक्षी हैं। मध्य भाग में अंकित घोड़ों की विजयी चित्र ब्रिटिश सत्ता एवं नियंत्रण की पुनः स्थापना के प्रतीक हैं। इन चित्रों का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेज जनता में अपनी सरकार की शक्ति के प्रति विश्वास उत्पन्न करना था। इस प्रकार के चित्रों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि संकट समाप्त हो चुका था, विद्रोह का दमन किया जा चुका था और अंग्रेज अपनी सत्ता की पुनः स्थापना में सफलता प्राप्त कर चुके थे। 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह के 2 वर्ष बाद जोसेफ नोएल पैटर्न द्वारा बनाए गए चित्र इन मेमोरियम स्मृति में चित्रकार का प्रमुख उद्देश्य विद्रोही की अवधि में अंग्रेजों विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की असहायता को प्रकट करना था। इस चित्र में अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को एक घेरे में एक दूसरे को लिपटा चुका चित्रित किया गया है। उन्हें पूर्ण रूप से असहाय एवं मासूम दिखाया गया है। उनके चेहरे के भावों से ऐसा लगता है कि मानो वे किसी भयानक घड़ी की आशंका से ग्रस्त हों। उन्हें देखकर लगता है कि जैसे वे पूरी तरह से आशाविहीन होकर अपने अपमान, हिंसा और मौत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चित्र को ध्यानपूर्वक देखने से लगता है कि इनमें भयंकर हिंसा का चित्रण नहीं किया गया है, इनकी तरफ केवल संकेत किया गया है। चित्रकार की यह कल्पना दर्शकों को अंदर तक झकझोर डालती है। वे गुस्से और बेचैनी के भावों से उबलने लगते हैं और प्रतिशोध लेने के लिए स्वयं को तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार के चित्रों में विद्रोहियों को दिखाया नहीं गया है, तथापि उनका प्रमुख उद्देश्य विद्रोहियों की हिंसकता एवं बर्बरता को प्रकट करना है। इन मेमोरियम नामक इस चित्र की पृष्ठभूमि में ब्रिटिश सैनिकों को रक्षक के रूप में आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्रों में अंग्रेज महिलाओं का चित्रांकन वीरता की साकार प्रतिमा के रूप में किया गया है। इन चित्रों में वे वीरतापूर्वक स्वयं अपनी रक्षा करते हुए दृष्टिगोचर होती हैं। उदाहरण के लिए पाठ्यपुस्तक में चित्र 11.3 में मिस व्हीलर को वीरता की साकार प्रतिमा के रूप में भारतीय सिपाहियों से वीरतापूर्वक अपनी रक्षा करते हुए दिखाया गया है। यह दृढ़तापूर्वक विद्रोहियों के मध्य खड़ी दृष्टिगोचर होती है और अकेले ही विद्रोहियों को मौत के घाट उतारते हुए अपने सम्मान की रक्षा करती है। अन्य ब्रिटिश चित्रों के समान इन चित्र में भी विद्रोहियों को बर्बर दानवों के रूप में चित्रित किया गया है। चित्र में 4 हृष्टपुष्ट व्यक्ति हाथों में तलवार और बंदूकें लिए हुए एक अकेली महिला पर वार करते हुए दिखाए गए हैं। वास्तव में इस चित्र में अपने सम्मान और जीवन की रक्षा के लिए एक महिला के वीरतापूर्वक संघर्ष के माध्यम से चित्रकार ने एक गहरे
धार्मिक विचार का प्रस्तुतिकरण किया है। इसके अंतर्गत विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष को ईसाईयत की रक्षा के संघर्ष के रूप में दिखाया गया है। चित्र में बाइबिल को भूमि पर गिरा हुआ दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 9, एक चित्र और एक लिखित पाठ को सुनकर किन्हीं दो स्रोतों की पड़ताल कीजिए और इस बारे में चर्चा कीजिए कि उनसे विजेताओं और पराजितों के दृष्टिकोण के बारे में क्या पता चलता है। उत्तर, यदि हम प्रस्तुत अध्ययन में दिए गए एक चित्र और एक लिखित पाठ्य का चुनाव करके उनका परीक्षण करते हैं तो उनसे पता चलता है कि विद्रोही के विषय में विजेताओं अर्थात अंग्रेजों और पराजितों अर्थात भारतीयों के दृष्टिकोण में भिन्नता थी। नंबर 1, उदाहरण के लिए यदि हम पाठ्यपुस्तक के चित्र 11.18 का परीक्षण करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजों ने जिस संघर्ष को एक सैनिक विद्रोह मात्र कहा, भारतीयों के लिए ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध छेड़ा गया भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसका प्रमुख उद्देश्य देश को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त करवाना था। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। इस चित्र में रानी लक्ष्मीबाई को वीरता की साकार प्रतिमा के रूप में चित्रित किया गया है। उल्लेखनीय है कि झांसी में महिलाओं ने पुरुषों के वेश में अस्त्र शस्त्र धारण कर ब्रिटिश सैनिकों का डटकर मुकाबला किया। रानी लक्ष्मीबाई शत्रुओं का पीछा करते हुए ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतारते हुए निरंतर आगे बढ़ती रहीं और अंत में मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। लक्ष्मीबाई की यह वीरता देशभक्तों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। चित्रों में रानी को वीरता की साकार प्रतिमा के रूप में चित्रित किया गया है तथा उनकी वीरता की सराहना में अनेक कविताओं की रचना की गई है। लोक छवियों में झांसी की यह रानी अन्याय एवं विदेशी सत्ता के दृढ़ प्रतिरोध की प्रतिमा बन गई। रानी की वीरता का गौरवगान करते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई यह पंक्तियां, खूब लड़ी मर्यादा हुआ तो झांसी वाली रानी थी, देश के बच्चे बच्चे की जुबा पर आ गई। नंबर 2, पाठ्य पुस्तक में दिए गए इन स्रोतों 7 अवध के लोग उत्तर से जोड़ने वाली संचार लाइन पर जोर बना रहे हैं। अवध के लोग गांव वाले हैं, यह यूरोपियों की पकड़ से बिल्कुल बाहर हैं, पल भर में बिखर जाते हैं, पल भर में फिर जुड़ जाते हैं। शासकीय अधिकारियों का कहना है कि इन गांवों वालों की संख्या बहुत बड़ी है और उनके पास बाकायदा बंदूकें हैं। वह परीक्षण से पता चलता है कि अवध में इन विद्रोह का व्यापक प्रसार हुआ था और यह विदेशी शासन के विरुद्ध लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया है। उल्लेखनीय है कि इन क्षेत्र में ब्रिटिश शासन ने राजकुमारों, ताल्लुकदारों, किसानों एवं सिपाहियों सभी को समान रूप से प्रभावित किया था। सभी ने अवध में ब्रिटिश शासन की स्थापना के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की पीड़ाओं का अनुभव किया था। सभी के लिए अवध में ब्रिटिश शासन का आगमन एक दुनिया की समाप्ति का प्रतीक बन गया था। जो चीज़ें लोगों को बहुत प्रिय थीं वह उनकी आंखों के सामने ही छिन्न भिन्न हो रही थी। 1857 ईस्वी का विद्रोह मानो उनकी सभी भावनाओं, मुद्दों, परंपराओं एवं निष्ठाओं की अभिव्यक्ति का स्रोत बन गया था। अवध में ताल्लुकदारों को उनकी सत्ता से वंचित कर दिए जाने के कारण एक संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो गई थी। किसानों को ताल्लुकदारों के साथ बांधने वाले निष्ठा और संरक्षण के बंधन नष्ट भ्रष्ट हो गए थे। उल्लेखनीय है कि 1857 ईस्वी में अवध के जिन जिन क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन को कठोर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा वहाँ संघर्ष की वास्तविक भागदौड़ ताल्लुकदारों एवं किसानों के हाथों में थी। हमें याद रखना चाहिए कि अधिकांश सैनिकों का संबंध किसान परिवारों से था। यदि सिपाही अपने अफसरों के आदेशों की अवहेलना करके शस्त्र उठा लेते तो तत्काल ही उन्हें ग्रामों से अपने भाई बंधुओं को सहयोग प्राप्त हो जाता था। इस प्रकार अवध में विद्रोह का व्यापक प्रसार हुआ। इन विद्रोह में किसानों ने सिपाहियों के कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। मानचित्र कार्य। प्रश्न नंबर 10, भारत के मानचित्र पर कोलकाता, बम्बई, मुंबई, मद्रास, चेन्नई को चिन्हित कीजिए जो 1857 में ब्रिटिश सत्ता के 3 मुख्य केंद्र थे। पाठ्य पुस्तक में मानचित्र 1 और 2 को देखिए तथा उन लाइनों को चित्रित कीजिए जहां विद्रोह सबसे व्यापक रहा। औपनिवेशिक शहरों से यह इलाके कितनी दूर या कितने पास थे? उत्तर, संकेत। कलकत्ता प्रारंभ में विद्रोहियों के बिल्कुल नज़दीक था क्योंकि बैरकपुर से ही मंगल पांडे ने उसे
शुरू किया था, लेकिन कलकत्ता मेरठ से बहुत दूर था। इसी प्रकार मेरठ मुंबई और चेन्नई से भी बहुत दूर था। विद्रोह के प्रमुख केंद्र उत्तरी पश्चिमी भारत के पेशावर, लाहौर, कराची, जो अब तीनों पाकिस्तान में हैं, यह लेकिन वहाँ विद्रोह बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं था। विद्रोह अम्बा अम्बाला, सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी, जबलपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, आजमगढ़ के अधिक व्यापक था। विद्रोह को कुचलने के लिए पंजाब से सैनिक दिल्ली, मेरठ भेजे गए और कलकत्ता से सैनिक टुकड़ियां बनारस, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, झांसी, जबलपुर और दक्षिण में औरंगाबाद के सीमावर्ती क्षेत्रों तक भेजे गए। जिन क्षेत्रों में अंग्रेजी सेना भेजी गई वहां अंग्रेजों को बढ़त मिली। विदेशी विद्रोह विद्रोह के प्रमुख केंद्रों में पहले चाहे विद्रोहियों को सफलता मिली, लेकिन शीघ्र ही उन्हें कुचलने में अंग्रेजों को सफलता मिली। उपयुक्त संकेत के आधार पर मानचित्र संबंधी कार्य स्वयं करें। परियोजना कार्य कोई एक। प्रश्न नंबर 11, 1857 के विद्रोह नेताओं में से किसी एक की जीवनी पढ़े। देखिए कि उसे लिखने के लिए जीवनीकार ने किन स्रोतों का उपयोग किया है। क्या उनमें सरकारी रिपोर्टों, अखबारी खबरें, क्षेत्रीय भाषाओं की कहानियों, चित्रों और किसी अन्य चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। क्या सभी स्रोत एक ही बात करते हैं या उनके बीच फर्क दिखाई देते हैं। उन अपने निष्कर्षों पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। उत्तर, विद्यार्थी शिक्षक की सहायता से स्वयं करें। प्रश्न नंबर 12, 1857 पर बनी कोई फिल्म देखिए और लिखिए कि उसमें विद्रोह को किस तरह दर्शाया गया है। उसमें अंग्रेजों विद्रोहियों और अंग्रेजों के भारतीय वफादारों को किस तरह दिखाया गया है। फिल्म किसानों, नगरवासियों, आदिवासियों, जमींदारों और तालुकदारों के बारे में क्या कहती है। फिल्म किस तरह की प्रतिक्रिया को जन्म देनी चाहती है। उत्तर, संकेत 1857 पर मनोज कुमार द्वारा निर्मित फिल्म क्रांति देखी जा सकती है। विद्यार्थी शिक्षक की सहायता से स्वयं करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।